जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आपका। और आज हम डिस्कस करेंगे एक और एंशियंट हिस्ट्री का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कि प्राचीन भारत में कौन कौन से राजवंश हुए हैं। मैक्सिमम हमने डिस्कस कर लिए हैं, कुछ एक बाकी हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में, पाल वंश के बारे में और सेन वंश के बारे में। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, और इसलिए टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, हम कुछ भी चीजें मतलब छोड़ना नहीं चाहते बीच में, चाहे वो टॉपिक छोटा हो, चाहे वो टॉपिक बड़ा हो, चाहे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, चाहे कम इंपॉर्टेंट हो, लेकिन पढ़ना हमें सारा पड़ेगा। क्योंकि आज के टाइम में पता नहीं है क्वेश्चन कहाँ से उठ के कहाँ आ जाए, और सिर्फ 2 नंबर की वजह से हम नहीं चाहते कि सिलेक्शन रुक जाए, क्योंकि बिल्कुल पॉइंटों पे सिलेक्शन रुक जाता है बच्चों का। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और इससे पहले अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, हमने बिल्कुल सीक्वेंस वे में कंप्लीट एंशियंट हिस्ट्री को कवर करवाया है। तो अगर आप भी सीक्वेंस वे में वीडियोस देखोगे तो पढ़ना आपके लिए आसान होगा और चीजें आपको ज्यादा याद रहेंगी। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और एक बात और बता दूं, पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर जाके उसको ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पीडीएफ को रिवाइज करते रहिए। इसी तरीके से हम आपकी पूरी एंशियंट, उसके बाद मॉडर्न, मेडिवल, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री लेके आएंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए पढ़ते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक, इन्होंने कहाँ पे शासन किया था? यूपी के अंदर एक अयोध्या जगह पड़ती है, वहां पे इनका मूल स्थान था। और ये अपने आप को लक्ष्मण का पूर्वज मानते थे। किनका पूर्वज मानते थे? लक्ष्मण, जो भगवान लक्ष्मण हुए हैं, भगवान श्री राम के भाई, उनको अपना पूर्वज मानते थे। इनकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी? ये उज्जैन थी। लेकिन कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष के बाद इन्होंने अपनी राजधानी उज्जैन से कहां स्थानांतरित कर ली? कन्नौज में स्थानांतरित कर ली थी। अब ये त्रिपक्षीय संघर्ष क्या है दोस्तों? इसके लिए हम एक स्पेशल अलग से वीडियो लेके आएंगे। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, त्रिपक्षीय संघर्ष 3 शासनों के बीच में हुआ था। 3 जगहों पे शासन हो रहा था, उनके बीच में लगभग 200 वर्षों तक ये संघर्ष चला था। इसमें कौन किन्होंने भाग लिया था? पाल वंश ने, और राष्ट्रकूट, उसके बाद हमारा प्रतिहार। ये 3 वंश थे जिन्होंने इस त्रिपक्षीय शासन संघर्ष के अंदर भाग लिया था। आपस में युद्ध छिड़ते रहते थे, लगभग 200 वर्षों तक ये संघर्ष चला था। और लास्ट में प्रतिहार वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश जो था, इन्होंने जीत लिया था और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था। इसी के बाद इन्होंने क्या किया था? अपनी जो उज्जैन से राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? वो कन्नौज में स्थानांतरित की थी। इसके बारे में अगली वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, जो त्रिपक्षीय संघर्ष क्या था। चलिए आगे देखते हैं, इस वंश की स्थापना किन्होंने की थी? इसके संस्थापक थे हरिश्चंद्र या नागभट्ट प्रथम। दोनों एक ही व्यक्ति के नाम है, कंफ्यूज मत होना। हरिश्चंद्र या नागभट्ट प्रथम, ज्यादातर नागभट्ट प्रथम का ही जिक्र मिलता है कि इसके संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे। उसके बाद अगले शासक आते हैं। हम सिर्फ वही शासक डिस्कस करेंगे दोस्तों जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिनका वर्णन हमें मिलता है इतिहासकारों के द्वारा, जिनके बारे में बताया गया है, ज्यादा उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे जहां से क्वेश्चन बनते हैं हमारे। उसके बाद आते हैं वत्सराज। इस वंश के अगले शासक थे वत्सराज। इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक का मतलब जो उस टाइम पे राजा अपने राज्य का ज्यादा विस्तार करता था, जिसके पास ज्यादा जमीन होती थी, मतलब ज्यादा राज्यों को वो जीत के अपने अंदर मिला लेता था, उसी को वास्तविक संस्थापक या प्रतापी शासक कहते थे। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाला प्रथम राजा वत्सराज ही था। इसको याद रखना दोस्तों, त्रिपक्षीय संघर्ष मैंने भाई आपको बताया, उसमें भाग लेने वाला पहला शासक कौन था इस वंश का? वो थे वत्सराज। आगे इनके बाद शासक आए नागभट्ट द्वितीय। ये पहले शासक थे जिसने कन्नौज को जीता और अपनी राजधानी बनाया। नागभट्ट द्वितीय ने क्या किया था? कन्नौज को जीता था। भाग इन्होंने लिया था दोस्तों, वत्सराज ने सबसे पहले भाग लिया था, लेकिन ये जो संघर्ष था काफी सालों तक चला था। और नागभट्ट द्वितीय वो शासक थे जिन्होंने कन्नौज को जीतकर अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद आते हैं मिहिर भोज। इनके बारे में नाम आपने सुना ही होगा, मिहिर भोज। ये इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था। सबसे ज्यादा विस्तार इन्होंने, मतलब इनके काल में हुआ था इस राजवंश का। पंजाब का पिहोबा अभिलेख, एक पिहोबा अभिलेख है, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि जो पिहोबा अभिलेख है वो किससे संबंधित है? वो राजा मिहिर भोज से ही संबंधित है। आपने कहावत भी सुनी होगी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ये वही राजा है, राजा भोज। इन्होंने द्रम नामक चांदी के सिक्के चलाए थे। कौन से सिक्के चलाए थे? द्रम नामक चांदी के सिक्के। आगे देखते हैं दोस्तों, इनके बाद आते हैं महिपाल प्रथम। इनके राज दरबारी कौन थे? राजशेखर। और राजशेखर का विवाह किससे हुआ था? अवंती सुंदरी। सुंदरी मतलब उस टाइम पे
मतलब आसपास की सबसे सुंदर महिला होती थी वो अवंती की सुंदरी, उनका विवाह इनके दरबारी राजशेखर से हुआ था। बस इनके बारे में इतना ही ध्यान रखना है। आगे, महिपाल, इनके समय अल मसूदी भारत आया था। कौन आया था? अल मसूदी। ये अरब यात्री था दोस्तों, जो किसके समय में भारत आया था? ये महिपाल के समय में भारत आया था। इसके बाद आया राज्यपाल। इनका नाम भी आपने सुना होगा, राज्यपाल। इनके समय में गजनवी का आक्रमण हुआ था, गजनवी का। इससे वो अपना क्षेत्र कन्नौज वगैरह छोड़कर भाग गए थे, और जिसके कारण विद्याधर चंदेल एक व्यक्ति होते थे, विद्याधर चंदेल, जिनको काफी गुस्सा आया। उन्होंने इनको कायर घोषित कर दिया, और इस गुस्से गुस्से में उन्होंने इनको मार गिराया। किनको? राज्यपाल को। किसने मारा? विद्याधर चंदेल ने। आगे दोस्तों, त्रिलोचन पाल। त्रिलोचन पाल जब उस टाइम पे थे, जब गजनवी का आक्रमण हुआ था, उस टाइम फिर वो तो भाग गया था। त्रिलोचन पाल आए तो गजनवी ने क्या किया? इनको जीतकर, इनको हराकर, तो त्रिलोचन पाल को राजा बना दिया। राजा बना के वो चले गए, क्योंकि एक कठपुतली तो उनको वहां पे छोड़नी ही थी ना, जो उस राज्य का मतलब टैक्स वगैरह सारा सारी चीजें इकट्ठी करके अपने मतलब उनको भेजे, गजनवी को भेजे। इसलिए उन्होंने इनको राजा बना के वहां से वो चले गए थे। उसके बाद यशपाल। यशपाल दोस्तों गुर्जर प्रतिहार वंश का ये अंतिम शासक था। क्या नाम था? यशपाल। तो हमने पूरा गुर्जर प्रतिहार वंश देखा, जो मेन मेन राजा शासक हुए उनके बारे में पढ़ा, और जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो चीजें हमने देखी। आगे देखते हैं दोस्तों पाल वंश के बारे में। पाल वंश का क्षेत्र कौन सा होता था? इनका क्षेत्र होता था बंगाल और बिहार का क्षेत्र। जो आज के टाइम में बंगाल बिहार है, वहां पे एक टाइम में पाल वंश का शासन होता था। धर्म कौन सा था इनका? बौद्ध धर्म। कई पुस्तकों, कई रचनाओं से मिलता है कि इन्होंने बौद्ध धर्म के लिए काफी सारे काम करवाए थे। वहीं से हम ये मतलब अंदाजा लगाते हैं कि इनका धर्म बौद्ध धर्म था। पाल वंश के जो शासक थे इनका। इनकी राजधानी थी दोस्तों पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहाँ पड़ता है? बिहार के अंदर पड़ता है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पाटलिपुत्र किस राज्य के अंदर है। आसान क्वेश्चन है, बिहार के अंदर पड़ता है ये। पाल वंश ये अंतिम राजवंश था जिसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? पाटलिपुत्र को बनाया था। इससे पहले काफी सारे राजवंशों ने बनाया, लेकिन अंतिम राजवंश कौन सा था? यह था पाल वंश, जिसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। इन्होंने लगभग 400 वर्षों तक शासन किया था। कितने वर्षों तक? 400 वर्षों तक इनका शासन चला था। अब आगे देखते हैं इसकी स्थापना किसने की थी। इनके संस्थापक थे गोपाल। बस गोपाल से हमें यही ध्यान रखना है कि इनके संस्थापक का नाम गोपाल था, और कोई इंपॉर्टेंट चीज यहां से हमें नहीं देखने को मिली है। आगे प्रमुख शासक देख लेते हैं इस वंश के। पहला धर्मपाल। इन्होंने परम सौगात व उत्तरपथ स्वामी, ये दो उपाधि दोस्तों इन्होंने धारण की थी। कौन कौन सी? परम सौगात और एक उत्तरपथ स्वामी। इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पे करवाई थी? बिहार में करवाई थी। यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? यह धर्मपाल ने करवाई थी। और इसके साथ इन्होंने सोमपुरी विहार की स्थापना करवाई। बौद्ध भिक्षुओं के लिए सोमपुरी विहार, जहां पे विहार किसको बोलते हैं दोस्तों? जहां पे बुद्ध भिक्षु वगैरह ये आराम करते हैं, मतलब रहते भी हैं वहां पे, तो इनको बोलते हैं, जैसे आज के टाइम में धर्मशाला वगैरह होती है। तो एक सोमपुरी विहार की स्थापना इन्होंने करवाई थी। इसके साथ साथ और क्या किया इन्होंने? नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए 200 गांव इन्होंने दान में दे दिए थे। गांव दान में दे देना मतलब कि जो भी उस गांव से मतलब चीजें आएंगी, दूध वगैरह आएगा, या जो भी वहां से आय प्राप्त होगी, टैक्स वहां से आएगा, वो सारा का सारा कहाँ पे जाएगा? नालंदा विश्वविद्यालय को जाएगा। क्योंकि उस टाइम पे दोस्तों फीस वगैरह का चक्कर तो होता नहीं था। जो विद्यार्थी होते थे वो गुरु दक्षिणा में कुछ ना कुछ दे देते थे। इसीलिए इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा खर्चा उठा लिया था और 200 गांव दान में दे दिए थे। आगे कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष, ये फिर से आ गया। इस संघर्ष में धर्मपाल ने इस वंश की तरफ से सबसे पहले भाग लिया था। हमने पहले भी डिस्कस किया कि प्रतिहार वंश की तरफ से किसने वहां पे भाग लिया था, और यहाँ पे जो है धर्मपाल ने इस वंश की तरफ से सबसे पहले भाग लिया था त्रिपक्षीय संघर्ष में। आगे दोस्तों इसके बाद आते हैं देवपाल। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से मुंगेर स्थानांतरित की थी। कहां स्थानांतरित की थी? पाटलिपुत्र से मुंगेर। किसने की थी? ये देवपाल ने। और ओदंतपुरी विहार की स्थापना इन्होंने की थी। कौन से विहार की? ओदंतपुरी। जावा के शैलेंद्र वंशीय राजा के कहने पर नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना इन्होंने करवाई थी। किसके कहने पर? जावा के अंदर शैलेंद्र वंश था, उसके राजा थे, उनके कहने पर इन्होंने नालंदा में बौद्ध विहार की स्थापना करवाई थी। देवपाल के बारे में इतना याद रखना है हमें। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे शासक हुए विग्रहपाल और नारायणपाल। इनके बारे में ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं नहीं, तो इनके बारे में ज्यादा कुछ याद रखना भी नहीं है। आगे आते हैं महिपाल प्रथम। इन्हें पाल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्यों? क्योंकि इनके वंश काल में ही क्या हुआ होगा? ज्यादातर विस्तार हुआ होगा।
ठीक है, इन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाया होगा, इसलिए इनको पाल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए एक दूत मंडल भी भेजा था। कहां पे भेजा था? तिब्बत में। किसके लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। इनके दरबार में कवि रहते थे जिनका नाम था जीमूत वाहन। जीमूत वाहन किसके दरबार में रहते थे? महिपाल प्रथम के दरबार में। और इन्होंने दया भाग सागर की रचना की थी। कौन सी रचना थी इनकी? दया भाग सागर। किसकी थी? जीमूत वाहन की, जो कि महिपाल प्रथम के दरबार में कवि थे। और महिपाल प्रथम को दोस्तों किन्होंने हराया था? ये इनको राजेंद्र चोल ने हराया था। हमने जब चोल साम्राज्य पढ़ा था तब पढ़ा भी था कि राजेंद्र चोल ने किसको हराया था? महिपाल प्रथम को। इन्होंने दोस्तों गंगेकोंड चोलपुरम को अपनी राजधानी बनाया था। किसको बनाया था? गंगेकोंड चोलपुरम को। किसने? राजेंद्र चोल ने। और उसी समय पे जब राजधानी बना बना के वो, मतलब उनके जो रास्ते में जो भी राजा आ रहे थे, जो भी शासक आ रहे थे, वो सबको हराता हुआ जा रहा था, तभी इनके बीच में ये आए थे महिपाल प्रथम। उसी टाइम की बात है, तो इन्होंने इनको हरा दिया था। आगे इनके बाद आए महिपाल द्वितीय। उनके समय केवर्त जनजाति विद्रोह हुआ था। बस ये चीज ध्यान रखनी है, ये केवर्त जनजाति क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, इसीलिए हम यहाँ पे इसको पढ़ रहे हैं। केवर्त जनजाति विद्रोह किसके काल में हुआ था? महिपाल द्वितीय के काल में। और ऐसा पढ़ने को मिलता है कि इस जनजाति के लोगों ने इनकी हत्या कर दी थी। किसकी? महिपाल द्वितीय की। इसके बाद आते हैं रामपाल। इनके दरबारी थे संध्याकर नंदी। संध्याकर नंदी किसके दरबारी थे? ये रामपाल के दरबारी थे। और इन्होंने रामपाल चरित्र की रचना की है। रामपाल चरित्र की रचना किसने की है? संध्याकर नंदी ने। ठीक है। और इसी पुस्तक में हमें ये देखने को मिलता है, ये लिखा हुआ है कि केवर्त जनजाति विद्रोह हुआ था, जिसके अंदर महिपाल द्वितीय की हत्या कर दी गई थी। आगे है दोस्तों सेन वंश। ये काफी छोटा सा टॉपिक लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन बन जाता है यहां से भी। इनकी राजधानी कहाँ थी? इनकी राजधानी थी नदिया, जो कि बंगाल के एरिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बंगाल के एरिया में नदिया। यह एक हिंदू कायस्थ वंश था। कौन सा वंश था? एक हिंदू कायस्थ वंश था, जिसके संस्थापक थे सामंत सेन। सेन वंश के संस्थापक कौन थे? सामंत सेन। आगे प्रमुख शासक देख लेते हैं। पहले आते हैं बल्लाल सेन। इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं दो। पहली दान सागर, दूसरा अद्भुत सागर। ये दोनों पुस्तकें किसने लिखी हैं? बल्लाल सेन ने लिखी हैं। और इन्होंने कुलीन नामक सामाजिक आंदोलन भी चलाया था। बस इनके बारे में इतना ही याद रखना है कि दो पुस्तकें लिखी हैं, दान सागर और अद्भुत सागर। और इन्होंने कुलीन नामक सामाजिक आंदोलन चलाया था। इसके बाद आते हैं लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। पहला क्यों? क्योंकि इनके दरबार में जो रहते थे उनका नाम था जयदेव। और जयदेव ने गीत गोविंद पुस्तक की रचना की है। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि गीत गोविंद पुस्तक की रचना किसने की है? ये जयदेव ने की है। उसके बाद क्या हुआ? 1202 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के नेतृत्व में बख्तियार खिलजी ने इन पर आक्रमण किया तथा लक्ष्मण सेन को नदिया छोड़कर भागना जाना पड़ा। ठीक है, तब बंगाल पर गोरी का अधिकार हो गया था। तो इस आक्रमण के साथ ही लक्ष्मण जो सेन थे वो नदिया छोड़कर भाग गए थे। और उनपे जो बंगाल का जो एरिया था उसके ऊपर मोहम्मद गोरी का अधिकार हो गया था। और यहीं पे सेन वंश का अंत हो गया था। ठीक है दोस्तों, हमने तीन वंशों के बारे में पढ़ा। प्रतिहार वंश, उसके बाद हमने पढ़ा पाल वंश, और उसके बाद हमने सेन वंश पढ़ा। तो यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो आप ध्यान से इनको, मतलब जो पीडीएफ से आप अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए। और कोई भी आपकी सलाह हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।